हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। लास्ट लेक्चर में हमने वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में कि एक आपका जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो कैसे एज अ कंडेंसर वर्क करता है। कंडेंसर वर्क करने का मतलब एज अ कैपेसिटर या एज अ इंडक्टर उसका बिहेवियर कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक अपना क्लियर कर लेते हैं। अगर हम बात करें एट नो लोड कंडीशन की, एट नो लोड कंडीशन, क्लियर। आपको पता है कि सिलिंड्रिकल मोटर का अगर हम लेके चलते हैं तो ये हमारा सिलिंड्रिकल मोटर है, ठीक है, लॉसलेस सिस्टम है, ठीक। तो ये आपका जे एक्सेस, ये आपका ई एफ, ये आपका वी टी, क्लियर। और इनपुट करेंट आई। और जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में आपको ई एफ की वैल्यू मिल जाती है वी टी माइनस जे आई एक्सेस के बराबर, क्लियर। अगर हम बात करें पावर एंगल का एटीसी की तो आपको जो इलेक्ट्रिकल इनपुट की वैल्यू मिलनी है वो मिलनी है ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा के बराबर, क्लियर। और चूंकि एक लॉसलेस सिस्टम है क्योंकि आर ए की वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या होगा, मैकेनिकल आउटपुट के बराबर। आपका इलेक्ट्रिकल एज ए इनपुट हो गया और मैकेनिकल एज ए आउटपुट हो गया। अगर हम बात करें नो लोड कंडीशन की तो नो लोड कंडीशन का मतलब ये हो गया कि एक्चुअली आप कोई पावर यूटिलाइज नहीं कर रहे, यानी देयर इज नो मैकेनिकल यूटिलाइजेशन, क्लियर। तब मैकेनिकल यूटिलाइजेशन आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, पीएम की वैल्यू आपकी क्या हो गई, एक तरह से जीरो, क्लियर, ठीक है। क्योंकि आपका जो डेवलप टॉर्क है उसकी वैल्यू जीरो है तो पीएम की वैल्यू आपकी ऑब्वियस ही बात है जीरो होगी। पीएम की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हो गया, साइन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाना, जीरो। बाकी टर्म तो जीरो होने नहीं है तो साइन डेल्टा क्या होगा, जीरो। साइन डेल्टा जीरो होने का मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया कि ई एफ एंड वी टी आर इन सेम फेज, ये दोनों सेम फेज में हो जाए, क्लियर। यानी ई एफ और वी टी के बीच का जो पावर एंगल है डेल्टा की वैल्यू वो जीरो होने का मतलब यही हुआ कि ई एफ और वी टी दोनों सेम फेज में हो जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे फेजर डायग्राम की तो आपको ये क्लियर है कि ई एफ की वैल्यू जो होती है वी टी माइनस जे आई ए एक्सेस की होती है, क्लियर, ठीक है। तो दोनों हम बिहेवियर लेके चलेंगे, लीडिंग एंड लैगिंग, और दोनों के नेचर में देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वीटी को रेफरेंस लेते हैं। तो वीटी को हमने क्या किया, एज अ रेफरेंस ले लिया। और ईएफ जो आएगा वो वीटी के सेम फेज में आना चाहिए, ये कंडीशन है एट नो लोड कंडीशन पे। ये कंडीशन है कि वीटी एंड ईएफ मस्ट बी इन सेम फेज। और हम यहां पे क्या देख रहे हैं, माइनस जे आई ए हो रहा है। ये चीज क्या है, माइनस जे आई ए। माइनस जे आई ए का मतलब क्या हो गया कि जो भी आई ए का फेजर होगा, आई ए के फेजर से 90 डिग्री लैग करता हुआ आपको क्या मिलेगा, माइनस जे आई एक्सेस का फेजर 90 डिग्री लैग करता हुआ फ्रॉम फेजर ऑफ आई ए। ये चीज तो क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो आई ए का फेज है वो वीटी से 90 डिग्री लीड या लैग करना चाहिए, तभी क्या होगा, ईएफ और वीटी दोनों सेम फेज में आ पाएंगे। क्योंकि हमारा कंडीशन ये भी है कि ईएफ और वीटी आर इन सेम फेज। तो इस कंडीशन को देखते हुए, इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आपका क्या हो जाए, आई ए लीडिंग करने लगे 90 डिग्री, या तो क्या हो जाए आपका आई ए जो करंट है वो 90 डिग्री लीड कर जाए एग्जैक्टली। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका आई ए का लोकस हो गया, ठीक है। माइनस जे आई एक्सेस करना है क्योंकि हमें ई एफ का लोकस बनाना है, तो हमें क्या करना है, माइनस जे आई एक्सेस, यानी इससे 90 डिग्री लैग करता है। लैग कराने के लिए हमने क्या बोला था कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे 90 डिग्री। तो हमने ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके, ये हमारा है माइनस जे आई ए एक्सेस, क्लियर। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी
ये हमें मिलेगी EF के बराबर। ये वैल्यू क्या होगी आपकी, ये आपका रिजल्टेंट हो गया ना। हम ओरिजिन से लेके ही सारी एनालिसिस करते हैं, तो ये जो VT और माइनस JIXS का रिजल्टेंट है वो EF के बराबर मिल गया। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि EF की वैल्यू ग्रेटर देन VT आ रही है। अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि EF cos डेल्टा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन VT है, क्योंकि नो लोड कंडीशन है, नो लोड कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि EF की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये कंडीशन क्या है, नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू 0, तो cos जीरो की वैल्यू 1, तो EF की वैल्यू क्या आ गई, VT। और EF की वैल्यू VT आने का मतलब क्या है, ये ओवर एक्साइटेशन। ये क्या है, ओवर एक्साइटेशन। क्लियर। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि आपको लीडिंग क्या हो रहा है, 90 डिग्री लीडिंग पावर फैक्टर है, एंगल है, ठीक, क्लियर। तो ये जो 90 डिग्री लीडिंग पावर फैक्टर नेचर होता है वो किस केस में होता है, कैपेसिटर केस में। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, क्लियर। और इस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, ओवर एक्साइटेशन। आपका जो मोटर है वो ओवर एक्साइटेड रीजन में, क्लियर। तो यहां पे अगर मुझे IA की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी तो IA की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली EF के मैग्नीट्यूड में से VT के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे अपॉन एक्सेस से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। क्योंकि अगर देखें तो तीनों सेम फेज में हो गए, VT प्लस IA एक्सेस की वैल्यू EF के बराबर हो गई, तो ऑब्वियस बात है IA की वैल्यू क्या हो गई, EF माइनस VT बाई एक्सेस के बराबर। पॉजिटिव करंट मिल गया, यानी मोटिंग मोड ही है। क्यों पॉजिटिव करंट मिल गया, क्योंकि EF की वैल्यू ग्रेटर देन VT के बराबर। तो ये आपको IA की वैल्यू मिल गई, क्लियर। तो इस कंडीशन में चूंकि 90 डिग्री लीडिंग पावर फैक्टर है, मेन कंसर्न ये है 90 डिग्री लीडिंग पावर फैक्टर, ओवर एक्साइटेड मोड है, साथ ही साथ इसका बिहेवियर कैसे है, एज अ कंडेंसर या एक कैपेसिटर की तरह, क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि अंडर नो लोड कंडीशन या असिंक्रोनस मोटर एट नो लोड और लाइट लोड, अगर मुझे सिंक्रोनस कंडेंसर का एक्सप्लेनेशन देना है तो हम क्या लिखेंगे, अ सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड, या फिर हम लाइट लोड भी कह सकते हैं, एट नो लोड और वेरी लाइट लोड, कैसे बिहेव करता है, एज अ वेरिएबल कंडेंसर, क्लियर, ठीक है। किस कंडीशन में, जब आपका ओवर एक्साइटेड मोड हो, यानी इसका जो एक्साइटेशन है वो ओवर एक्साइटेशन हो। और ये ओवर एक्साइटेशन कब मिल सकता है, जब इसका पावर फैक्टर क्या हो, लीडिंग पावर फैक्टर हो, क्लियर। तो बिहेव्स एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटिव नेचर। सिंक्रोनस कंडेंसर इन ओवर एक्साइटेड मोड, where current is या करंट लीड्स बाय 90 डिग्री फ्रॉम वोल्ट। एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आपका करंट लीड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैपेसिटिव नेचर होगा। तो इस वजह से ये सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेव करता है, और इस रीजन में आपका ये ओवर एक्साइटेड मोड में होता है। ये आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इन लीडिंग पावर फैक्टर केस आपका जो मोटर होता है वो ओवर एक्साइटेशन रीजन में होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे कंडीशन की। अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें, फिर से वही काम करना है हमें, VT को एज अ रेफरेंस लेना है, क्लियर। इसके पहले हमने क्या देखा था, करंट को लीड कराया था, इस बार हम करंट को लैग करा देते हैं, और एग्जैक्ट
90 डिग्री। किससे कनेक्ट कराते हैं? एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये आपका IA का फेज हो गया। तो ये आपका IA का फेज है। क्लियर? अगर आप -JIA एक्सेस ड्रॉ करना चाहते हैं तो -JIA एक्सेस क्या हो गया? इससे 90 डिग्री लैग करता हो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा? -JIA एक्सेस। ये आपका हो गया -JIA एक्सेस के बराबर, और ये आपको रिजल्टेंट मिल गया EF। ये वैल्यू क्या हो गई? EF के बराबर मिल गई। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि EF की वैल्यू क्या हो रही है? लेस देन VT मिल रही है। क्लियर? कॉस डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी आपकी क्या 1 के बराबर है, तो EF कॉस डेल्टा की वैल्यू लेस देन VT मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया? ये अंडर एक्साइटेशन है। ये क्या है आपका? अंडर एक्साइटेशन है। क्लियर? यानी नो लोड कंडीशन में अगर ये अंडर एक्साइटेशन मोड में है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो लैगिंग पावर फैक्टर एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया? VT से करंट 90 डिग्री लैग करता है, वो किस केस में करता है? इंडक्टर के केस में। क्लियर? अगर एक प्योर इंडक्टर है तो उस केस में VT और IA के बीच का फेजर डिफरेंस 90 डिग्री होता है, करंट 90 डिग्री लैग करता है। क्लियर? तो यहां पे अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस मोटर कैसे बिहेव कर रहा है? सिंक्रोनस मोटर बिहेव्स एज अ इंडक्टर। क्लियर? ठीक है। और यहां पे अगर हम IA की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो IA की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, VT की वैल्यू EF से ज्यादा है, तो VT माइनस EF अपॉन एक्सेस। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे EF प्लस IA एक्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो VT के बराबर है, तो IA की वैल्यू VT माइनस EF अपॉन एक्सेस के बराबर हो जाएगी, जहां पे EF की वैल्यू VT से कम है, यानी पे करंट की वैल्यू यहां भी आपकी पॉजिटिव आ रही है, मोटरिंग मोड यहां भी। क्लियर? तो इस कंडीशन में आपका जो सिंक्रोनस मोटर है वो कैसे बिहेव कर रहा है? सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड एंड इन अंडर एक्साइटेशन रीजन बिहेव्स एज अ इंडक्टर। कैसे कर रहा भी है? एज अ इंडक्टर की तरह कर, एज एन इंडक्टर। जैसे लीडिंग के लिए क्या कर रहा था? वो एज अ कैपेसिटर बिहेव कर रहा था, यानी एज अ कंडेंसर कर रहा था। लैगिंग केस में क्या कर रहा है? ये एज अ इंडक्टर बिहेव कर रहा है। क्लियर? अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है वो पावर सिस्टम में बहुत ही वाइडली यूज होता है टू इंप्रूव द पावर फैक्टर। क्लियर? अगर आपका हैवी लोड कंडीशन है और आपको पावर फैक्टर को इंप्रूव कराना है तो उस कंडीशन में ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ अगर ये लाइट लोड कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको पावर फैक्टर को रिड्यूस कराना है तो भी हम सिंक्रोनस कंडेंसर की हेल्प से कर सकते हैं। क्लियर? यानी सिंक्रोनस कंडेंसर के मैं एप्लीकेशन की बात करूं, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इसके एप्लीकेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, टू इंप्रूव पावर फैक्टर इन हैवी लोड पावर सिस्टम। अगर आपका हैवी लोड पावर सिस्टम है, क्लियर, तो वहां पे आप इसके पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, टू डिप्रूव या टू रिड्यूस पावर फैक्टर इन लाइट लोड कंडीशन। आप लाइट लोड कंडीशन में पावर फैक्टर को रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यही दो मेनली इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, वो कैसे मिलता है, और कैसे हम जान पाते हैं कि एक सिंक्रोनस मोटर एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर वर्क कर रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसका। नो लोड रीजन में ये सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेव करेगा, तो उस नो लोड रीजन को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। फिर इन सब चीजों को देखने के बाद हमें क्लियर होगा कब ये कैपेसिटर की तरह होगा, कब ये आपका एक इंडक्टर की तरह होगा। क्लियर? तो सिंपल है यहाँ पे आपका जब लैगिंग लोड है तो एज ए इंडक्टर। क्लियर? जब लैगिंग है 90 डिग्री के साथ, क्लियर, तो उस कंडीशन में एज ए इंडक्टर। जब लीडिंग है तो ऑब्वियस सी बात है एज अ कैपेसिटर और कंडेंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा सिंक्रोनस कंडेंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर को कवर करने की।
थैंक यू वेरी मच।